पहले वाली वीडियो में तो आपने ही देखा होगा कि दैट मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट किस में बनाऊंगा। और यहाँ पर देखिए आप, अभी तक हम कर रहे थे ASP.NET Core वेब एपीआई, है ना, वेब एपीआई। लेकिन अब की बार अभी हम करेंगे ASP.NET Core वेब ऐप रेजर पेज, जो हमने पहले दिन असल में किया था। तो ये वाला हम उठा लेंगे और इसका नाम भी चलो वेब एप्लीकेशन 1 ही रखते हैं। डिफॉल्ट डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट, और आप देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप क्या करोगे, CD वेब एप्लीकेशन, फोन साइलेंट रखो, एप्लीकेशन 1, वेब एप्लीकेशन 1। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं अभी स्टार्ट करूं, स्टार्ट करने के लिए इसको भी यही करना है, .NET, ठीक है, .NET बिल्ड, सही है ना, .NEट बिल्ड। कुछ टाइम लगेगा पहली बार बिल्ड होने में, एंड देन यू हैव टू डू द .NEट वॉच। उठाओ, तो ठीक है। आज यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले आपने यहाँ पर क्या देखा हुआ है कि दैट इसका फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप्चुलेट करता हूँ। प्रॉपर्टीज में आपकी वही लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन जैसा वेब एपीआईज में होता है, और यहाँ पर भी आपका वही है लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन, और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो कि हमारा मेन एंट्री पॉइंट है, सही है ना। ऐप सेटिंग डॉट जेसन, आपको पता है कि यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, जितने भी मतलब वो क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप उनको यहाँ पर सेव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, देखिए एक्स्ट्रा है कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई मॉडल वॉडल नहीं है ना, ना ही यहाँ पर कंट्रोलर्स है। तो ना मॉडल्स है ना कंट्रोलर्स है, तो यहाँ पर खाली क्या है, पेजेस, और एक है एक www रूट। अब देखो इसमें इस रूट नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास CSS जावास्क्रिप्ट ये सब लाइब्रेरीज पड़ी हुई है, जो भी हमारी UI की लाइब्रेरी है, या जो भी हमारा फ्रंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टैटिक फाइल्स। तो यहाँ पर आपकी स्टैटिक फाइल्स हो गई www रूट में। अब मेन मेन जो इसका है वो है पेजेस, समझ लो इसको, पेजेस को। सबसे पहले आपके पास एक फोल्डर है शेयर्ड, इस शेयर्ड फोल्डर में है आपकी फाइल layout.cshtml। अब आप कहोगे कि दैट CSHTML क्या है, देखो CSHTML को ही हम रेजर HTML कहते हैं। जैसे कि आपका हम फाइल बनाते हैं, मेनली जब आपको HTML यूज करना होगा आप क्या लिखोगे, index.html, लेकिन इनके यहाँ पर CSHTML होता है। क्यों, इसको हम बोलते हैं कौन सा, रेजर HTML। इसमें कुछ मतलब कुछ चेंजेस है, इसमें कुछ अपग्रेडेशन है। जैसे कि जो हमारे पास है ना सिंपल CHTML, उसमें वो चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको वो धीरे धीरे समझाऊंगा कि वो चेंजेस क्या है, क्योंकि आपको बनानी तो एक ऐप है ही जिसका फ्रंट एंड भी होगा बैक एंड भी होगा। तो जो वेब एपीआईज है जिसमें हम सर्वर्स क्रिएट करते हैं, उसके लिए फिर एक स्टैंड अलोन फ्रंट एंड ऐप होना चाहिए। वो मार्केट में अभी मतलब ट्रेंडिंग पर है कि बैक एंड अलग से बनाओ, फ्रंट एंड अलग से बनाओ। तो उसका थोड़ा सा आपको मतलब चल गया होगा पता। लेकिन अब ऑब्वियसली देखो, फ्रंट एंड में आप सभी लोग रिएक्ट तो यूज नहीं कर सकते ना, आप में से किसी को रिएक्ट आती ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्टली index.html और उसके साथ सीधी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, जो मैं यूज कर रहा था। अभी आपने देखा ना कि एक प्रोजेक्ट में हमने क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है जिसमें हम डॉम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, एंड उसकी मदद से हमने जो है ना थोड़ी थोड़ी सी जो है चीज़ें अचीव कर ली थी। एंड हमने UI लाइब्रेरी के लिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया था वहाँ पर। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको पेजेस यहीं पे मिलेंगे, बिकॉज इसमें ये पेजेस है, ठीक है, ये .cshtml सिंटेक्स वाले। तो .cshtml इनका मतलब एक्सटेंशन है। तो इन CSHTML फाइल्स को आप क्या बोलते हो, रेजर HTML। क्या बोलते हैं, रेजर HTML। अब इस रेजर HTML का क्या मतलब फंक्शनैलिटी आप चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग दिस हेडर ये सीधा ये हेडर कहाँ से आया है, ये आया है बूटस्ट्रैप से। उसके बाद आपके पास बीच में एक डिव है, उसकी क्लास क्या है, कंटेनर, बिकॉज वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप, इसमें बूटस्ट्रैप यूज हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो इसकी लिंक्स विंक्स नहीं डाली। देखो रीजन इसका ये है कि दैट इसमें पहले से ही बूटस्ट्रैप जो है ना वो इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है,
किसी भी ऐप को देख लो आप, रेजर पेजेस को देख लो, MVC को देख लो, या कोई भी इनका जो भी प्रोजेक्ट होगा, AOT वाला भी, उसमें भी आप देखते हो उसमें भी बूटस्ट्रैप जो है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब जरा यहाँ पर देखिए आप, इसमें एक div है, उसकी क्लास क्या है, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने लिखा @render body। अब अगर आप ऐसे देखो, @render body एक फंक्शन है, ठीक है, ये रेंडर बॉडी क्या है, इट्स अ फंक्शन। और रेंडर बॉडी फंक्शन आप कैसे एक फॉर एग्जांपल HTML फाइल के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, है ना, बिकॉज HTML के अंदर तो कोई फंक्शन ऐसे कॉल ऐसे होता नहीं है। तो आप HTML के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको तो स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ता है। ये डायरेक्टली इसने कैसे लिख दिया, @render body, और रेंडर बॉडी को कॉल किया इसने यहाँ पर। तो ये फंक्शन कैसे कॉल हो सकी, देखो इसका सिंपल मैं उसूल बताता हूँ आपको कि CS HTML में @ के बाद जो भी लिखा होगा वो CS कोड है, यानी कि वो C# कोड है। आप समझ रहे हो, यानी कि @ के बाद जो भी लिखा है वो क्या है, वो C# कोड है। तो यहाँ पर हमारे पास फिलहाल एक हेडर हो गया, ठीक है, एक फुटर हो गया, समझो इस चीज को, एक हेडर है, एक फुटर है, और बीच में हमारे पास एक div है जिसकी क्लास कंटेनर है, और उस कंटेनर क्लास के अंदर हमने मेन एक नाम से एक और मतलब एक HTML टैग है मेन, जिसमें हमने PB3 यानी कि हम पैडिंग दे रहे हैं बॉटम साइड से 3, और रेंडर बॉडी हम कर रहे हैं @render body। अब इस @render body का काम मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि करता क्या है। अभी जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया बाय यूजिंग द .NET Watch, तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर ये बन के आ गया। नाउ चेक, हमारे पास यहाँ पर नैवबार है, ठीक है, नैवबार, इसमें लिखा हुआ वेब एप्लीकेशन 1, यानी कि जो मैंने एप्लीकेशन का नाम रखा वही यहाँ पर आ गया, वेब एप्लीकेशन 1, एंड नीचे यू कैन चेक देयर इज अ फुटर आल्सो, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ये वेब एप्लीकेशन 1 2025, है ना, और यहाँ पर लिखा है प्राइवेसी। नाउ अगर हम देखेंगे राउटिंग भी काम कर रही, अगर मैं होम पे जाऊँ तो दिस इज अ होम पेज, प्राइवेसी पे जाऊँ तो आई कैन जस्ट नेविगेट टू द प्राइवेसी पेज। इसका मतलब ये बना बनाया प्रोजेक्ट है पहले से ही, जिसमें प्राइवेसी ये पेजेस पहले से बना के, तो यू कैन गो टू द प्राइवेसी पेज और यू कैन गो टू द होम पेज। नाउ इसमें देखो आगे काम कैसे करना है, इसमें ये राउटिंग कहाँ पर होती है, ये सब चीज़ें समझनी है। तो शेयर्ड फाइल जो आपकी शेयर्ड फोल्डर जो आपका, इसमें जो शेयर्ड फोल्डर में लेआउट है ना, ये आपकी मेन फाइल है इसमें व्यू के अंदर, ठीक है, व्यू के अंदर ये आपकी मेन फाइल है। तो ऊपर हेडर है, ओके सही हो गया हेडर, तो हेडर में ही लिखा है यहाँ पर वेब एप्लीकेशन 1। देखो आप यहाँ पर, मैं फिलहाल क्या लिख लेता हूँ, मैं इसका नाम ऐसे ही रख लेता हूँ कुछ भी, चलो इसको हम फजी गॉगल्स का ही फ्रंट एंड समझते हैं, ठीक है, तो मैंने इसका नाम ऐसे रखा फजी गॉगल्स। और जैसे आप सेव करते हो, नाउ यहाँ पर हॉट रिलोड काम करेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप फ्रंट एंड के अंदर UI के अंदर जब आप कोई चेंज करोगे तो आपका हॉट रिलोड काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो Ctrl+R करके रिलोड कर देना सर्वर को। फिलहाल तो यहाँ पर आप देखो नाम चेंज हो गया फजी गॉगल्स। इसके बाद हमारे पास एक LI है, उसमें लिखा है होम, और एक LI है जिसमें लिखा है प्राइवेसी। तो यही तो दो पेजेस हैं हमारे पास, फजी गॉगल्स, होम एंड प्राइवेसी, और ये हमारा सिंपल सा नैवबार हो गया। नाउ आपको पता है कि दैट नैवबार जो है ना वो हमेशा हर किसी पेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी पेज के ऊपर मान लो जाओ, नेविगेट करो, किसी भी पेज पे जाओ, आपको पता है कि दैट हेडर जो है ना वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हेडर यहाँ पे रख लिया, ये यूनिवर्सल है, ये आपकी पूरी ऐप पर रहेगा, यानी कि आप ऐप में कहीं पे भी जाओ, किसी भी पेज पे जाओ, आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना ये हेडर्स जो है ना, हेडर हमेशा आप देखोगे टॉप पे होगा, एंड फुटर हमेशा नीचे बॉटम पर होगा, चाहे आप किसी भी पेज पर हो। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम इसी @render body से करते हैं, यानी कि रेंडर बॉडी रेंडर करता है पेजेस को, रेंडर बॉडी जो है ना ये फंक्शन किसको रेंडर करती है, ये पेजेस को, यानी कि जिसका भी आप राउट लिखोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अभी /privacy, ठीक है, अगर हम लिखें यहाँ पर /privacy, तो देखो /privacy, तो आप देख रहे हो कि ये प्राइवेसी पेज पे चला गया। आपने देखा कि नैवबार चेंज नहीं हुआ, फुटर चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता बीच का जो कोड है, जो बीच में जो कंटेनर में कोड है, वो प्राइवेसी पॉलिसी उसमें आ गया। अब चलो देखते हैं आगे इसमें फर्दर पेजेस कैसे बनानी। फिलहाल इस layout.cshtml को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो शेयर्ड फोल्डर में मेन फाइल है आपकी layout.cshtml, इसमें आप कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करोगे ऐसे खौमा में, जब तक आपको पता नहीं होगा कि दैट मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो पहले कोड को अंडरस्टैंड कर लेना, फिर बाद में layout.cshtml को हम एडिट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, वी आर हैविंग दिस index.cshtml, है ना, यहाँ पर आप चेक करो, यू कैन चेक index.cshtml आपकी मेन फाइल है। और इससे भी पहले मैं आपको आपकी program.cs दिखाना चाहूंगा कि program.cs यहाँ पर कैसी दिखती है, ठीक है। जरा आप यहाँ पर नजर रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंटेनर बनाया इसने भी, ठीक है।
तो कंटेनर सेम सेम है, सही है ना, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। कंटेनर, मैंने इसका यहाँ पर चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही, देख लेते हैं। आई थिंक मेरा बैक स्पेस काम ही नहीं कर रहा। हाँ, ये जो है ये रिमूव नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका क्या होगा। अब ये है ना builder डॉट सर्विसेज एड रेजर पेजेस। अब ये आपको नहीं लगता ये सर्विस है? हाँ, ये सर्विस है, यानी कि कंटेनर के ऊपर सर्विस ऐड हुआ है, ठीक है, कंटेनर के ऊपर सर्विस ऐड हुआ। उसके बाद इसने ऐप को बिल्ड किया, बाद में ये वही लिखता है इफ कंडीशन कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, इफ नॉट ऐप डॉट एनवायरनमेंट इज डेवलपमेंट, तो आप एक्सेप्शन हैंडलर और HSTS का इस्तेमाल करोगे। देखो इट इज टोटली अननेसेसरी, आप इसको फिलहाल साइड में छोड़ दो कि ये इसको बोलता है कि अगर इस डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि अगर इस डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये कहता है कि उस केस में आप एक्सेप्शन हैंडलर और यूज HSTS, ये दो चीज़ें आप यूज़ कर लेना। इनके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें देखो यूज़ क्या क्या हुआ है। इसमें एक मिडल वेयर यूज़ हुआ है HTTPS रिडायरेक्शन का, ये मिडल वेयर हम वहाँ पे भी यूज़ करते थे। इसमें एक मिडल वेयर यूज़ हुआ है स्टैटिक फाइल्स का, यूज़ स्टैटिक फाइल्स। अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले ही आपको कहा था ना कि दैट www रूट के अंदर जितनी भी फोल्डर्स है उसमें जो CSS है, JS है, जितनी भी लाइब्रेरीज है उसके अंदर, वो सारी क्या मानी जाएंगी, वो सारी की सारी स्टैटिक फाइल्स मानी जाएंगी। और वो सारी की सारी स्टैटिक फाइलें कहाँ पर है, वो इस www रूट में है। लेकिन उनको यूज़ करना, ठीक है, उसके लिए हमने एक मिडल वेयर यहाँ पर यूज़ किया है, ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स। इसका मतलब इससे हमारे इस ऐप को, जो कि असल में बिल्डर डॉट बिल्ड के बराबर है, इससे इस ऐप को पता चल जाएगा कि दैट मुझे स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करना है। अब ये करेगा क्या, ये खुद से ढूंढेगा कि दैट स्टैटिक फाइलें किधर रखी हुई हैं, और इस तरह से आपके इस प्रोजेक्ट में स्टैटिक फाइल्स आप यूज़ कर पाओगे। देखो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और जो बूटस्ट्रैप होती हैं या जो CSS होती हैं, वो हम उस सब को स्टैटिक फाइलें ही मानते हैं। उसके बाद एक और मिडल वेयर हमने यहाँ पर यूज़ किया, यूज़ राउटिंग, यूज ऑथराइजेशन एंड मैप रेजर पेजेस, यानी कि रेजर पेजेस को मैप करो। तो ये इन सारे मिडल वेयर्स का कुछ ना कुछ काम है। और उसके बाद लास्ट वाला मिडल वेयर क्या है, ऐप डॉट रन, जिससे आपकी ऐप जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इनको देखा ना, सही सही ऑर्डर में रखना जरूरी है। आप जिस ऑर्डर में वहां पर थे, मैंने उसी ऑर्डर में रखना है, मैंने कुछ छेड़ना इसके साथ नहीं है। तो HTTPS रिडायरेक्शन, यानी कि जो हम करते हैं ना, एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना, उसका मिडल वेयर है। स्टैटिक फाइल्स, इसी तरह से राउटिंग का मिडल वेयर, ऑथराइजेशन का मिडल वेयर, कि अगर आप ऑथराइजेशन इनकी दी हुई जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑथराइजेशन है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, और रेजर पेजेस को मैप करना। तो रेजर पेजेस को मैप करना क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाऊं। तो फिलहाल प्रोग्राम डॉट CS फाइल आपको समझ में आ गई कि दैट प्रोग्राम डॉट CS फाइल के अंदर कुछ चेंजेस है, लेकिन ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है, वही जिस तरह से आप इससे पहले कंटेनर क्रिएट करते थे वैसे ही। और इसमें इसने एक ही सर्विस ऐड कर दी, रेजर पेजेस। इसका मतलब कोई भी दूसरी सर्विस के साथ ऐड नहीं हुई है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें बाकी सर्विसेज भी ऐड कर सकता हूँ बाद में, ठीक है। देखो पहले दिन आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगा होगा, ठीक है, जब ना पहले दिन मैंने दिखाया था, पहले दिन आपको लगा होगा पता नहीं ये क्या है, लेकिन अब जब आप इसके साथ फेमिलियर हो गए, लगभग तब से तो मुझे लगता है 1 महीना हो गया, ठीक है। अब तब से मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ही अंडरस्टैंड हुआ होगा कि दैट इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नाउ ये वाला ये जो आप यहाँ पर काम करोगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें डेवलप करनी है, आपको बैक एंड भी यहीं पे लिखना है, फ्रंट एंड भी यहीं पे लिखना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये कि आपको कोई स्टैंड अलोन फ्रंट एंड लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फ्रंट एंड यहीं पे लिखना है। और फ्रंट एंड आप कहाँ पे लिखोगे, लाइक मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक फाइल है index.cshtml, ठीक है। देखो ये इस मिडल वेयर का आप देखना, इसने लिखा ऐप डॉट मैप रेजर पेजेस और ऐप डॉट यूज राउटिंग। ये दो मिडल वेयर्स इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? जब आप राउटिंग लिखते हो, मिडल वेयर राउटिंग, इसका मतलब अब इसकी राउटिंग खुद से होगी, मतलब ये खुद से राउटिंग करेगा। खुद से राउटिंग मतलब क्या? इसमें राउटिंग होती है फाइल बेस्ड। क्या होती है? फाइल बेस्ड। फाइल बेस्ड राउटिंग क्या होती है कि पेजेस रूट फोल्डर है मान लो, और पेजेस के अंदर जो ये है index.cshtml, इसका मतलब ये चलेगा आपका जो मेन होगा लोकल होस्ट 5020। आप अगर यहां पर लिखोगे स्लैश फाइल का नाम, बताओ फाइल का नाम क्या था? फाइल का नाम था इंडेक्स, तो आपका होम चलेगा यहां पर, नहीं वॉट एवर जो इंडेक्स के अंदर होगा। और अगर मैं यहीं पे लिखूं स्लैश प्राइवेसी, तो प्राइवेसी पेज चलेगा। तो ये फाइल बेस्ड राउटिंग हो गई ना, यानी कि जो फाइल का नाम है वही राउट भी है,
समझ रहे हो? यानी कि पेजेस के अंदर जो हमारा index.cshtml है, यही हमारा क्या है, यही आप लिखो, आपका जाओ प्रॉपर्टीज में जाओ, लॉन्च सेटिंग्स में जाओ, यू चेक कि आपका किस HTTP प्रोफाइल पर किस होस्ट पे आप चल रहे हो, लोकल होस्ट 502 पे, तो आपका पोर्ट नंबर 5020 एंड आप अभी डेवलपमेंट मोड में हो, और आप देखो इसमें लॉन्च ब्राउजर ट्रू है, सब चीजें हैं इसमें। अब अगर आप चेक करोगे, जैसे ही आप लिखोगे इसके बाद 5020 के बाद स्लैश, आप किसी भी फाइल का नाम लिखो तो आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाओगे। तो अभी की केस में मैंने लिखा हुआ है लाइक /index, तो इंडेक्स ये है, आप चेक करो इंडेक्स ये है। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स को खोला, देखो वहां पर क्या है, @पेज, इसका मतलब ये पेज है, इसका मतलब ये व्यू है। जब ऊपर लिखा होगा ना @पेज, पेज एड इस तरह से लिखा होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये व्यू है। उसके बाद @मॉडल, इंडेक्स मॉडल, यानी कि इसका मॉडल कौन है, ठीक है। इस मॉडल मतलब जो इसमें भी मॉडल्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो इंडेक्स मॉडल है कहीं पे, फिलहाल अभी आपको नहीं पता कहां पर है, लेकिन फिलहाल ये बोलता है कि दैट इसका मॉडल कौन है, इंडेक्स मॉडल। तो इसमें इंडेक्स मॉडल भी एक तरह से इंपोर्ट हो चुका है। और बाद में लिखता है कर्ली ब्रेसेस। देखो के बाद जो भी आप लिखोगे ना, वो मैंने पहले ही कहा कि वो C# कोड है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली आप देखो कि यहां पर कोई कर्ली ब्रेसेस थे नहीं, लेकिन यहां पर कर्ली ब्रेसेस है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दैट अगर आपका C# का कोड एक ही लाइन में खत्म हो जाए तो कर्ली ब्रेस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा लाइनें लिखनी है, या आपको हो सकता है मे बी आप अभी तो एक ही लाइन लिख रहे हो लेकिन बाद में आपको 2 लाइनें लिखनी पड़े, तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप, यानी कि अगर आपको एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, तो उस वक्त आप कर्ली ब्रेस, आप उसको फिर ब्लॉक में रखोगे, ठीक है, आप उसको ऐसे ब्लॉक स्कोप में रखोगे। तो यहां पर लिखा है @viewDataTitle, क्या लिखा है, फिर कर्ली ब्रेस में लिखा है viewDataTitle इज इक्वल टू होम पेज। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आप इस पेज पे जाओगे तो ऊपर देख लो आप, इसका वेब टाइटल क्या आ जाएगा, होम पेज। देख रहे हो ऊपर दिख रहा है, यहां पे ऊपर इस कोने में, तो ये टाइटल हो गया ना इसका होम पेज। लेकिन ये कैसे इसमें चला गया, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अभी लेआउट में अगर आप देखोगे, लेआउट में ही असल में टाइटल लिखा हुआ है, यू कैन चेक। देखो लेआउट इज द मेन फाइल, वहां पे लिखा है @viewData टाइटल, किसके बराबर रखा है इसने यहां पर लिखा है viewDataTitle, बस इसने एक मतलब एक वेरिएबल यहां पे डाला है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मतलब इसने यहां पर एक वेरिएबल पुश किया @viewDataTitle, फिर लिखता है वेब एप्लीकेशन 1। लेकिन जैसे ही हम किस पेज पर गए, इंडेक्स पेज पे, जैसे हमने इंडेक्स पे, तो हमने viewDataTitle को किसके बराबर कर दिया, होम पेज के। तो बताओ टाइटल क्या होगा, फिर टाइटल होगा होम पेज वेब एप्लीकेशन 1, जो जैसा कि अभी आप यहां पर देख रहे थे, होम पेज वेब एप्लीकेशन 1, देखो होम पेज वेब एप्लीकेशन 1। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आपने layout.cshtml में पहले यहां पर टाइटल के अंदर @viewDataTitle लिखा था, जो कि एक वेरिएबल की तरह माना जाएगा। viewDataTitle क्या माना जाएगा, एक वेरिएबल की तरह, और बाद में आपने लिखा है हाइफन ऐसे माइनस बीच में वेब एप्लीकेशन 1। अब जैसे ही आप index.cshtml फाइल में जाते हो तो आप लिखते हो उसको पहले @viewDataTitle किसके बराबर है, होम पेज के बराबर। तो बताओ क्या होगा, तो सिंपली आप देखोगे यहां पर आपका पहले टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझो आप, टाइटल हमने कैसे पुश किया इसके अंदर। उसके बाद ये लिखता है एक div, उसमें लिखता है टेक्स्ट सेंटर, H1 में लिखता है वेलकम, लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन विद ASP.NET कोर। नाउ अगर मैं इसको फिर से आपको दिखाऊं, तो ये यहां पर है वेलकम लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET कोर। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीच में कैसे आ गया, और इसका तो एमिट ही नहीं है, मतलब इसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं, इसमें कहाँ है बाकी वो जो हम एमिट करते थे index.html में, जो हम एमिट करते थे जिसमें फिर वो हेड टैग होता था, बॉडी टैग होता था, बाकी सारे टैग्स होते थे, वो किधर गए। देखो मैं आपको ऐसे समझाऊं, जब आप program.cs में इसको बोलते हो कि आप राउटिंग यूज करो, तो राउटिंग कैसे यूज हो जाती है कि पेजेस में जो भी नाम होगा वही राउट है, पेजेस में जो नाम होगा फाइल का वही राउट है। और दूसरा जब आप करते हो मैप रेजर पेजेस, अब जैसे आप उस राउट पे जाओगे तो वो वाली फाइल चल जाती है, ठीक है। जैसे ही मैं जाऊंगा /index पर, तो जैसे आप /index पे जाओगे तो आपका ये वाला कोड रन होगा, लेकिन कहां पर रन होगा, ये रन होगा इधर रेंडर बॉडी के बीच में, यहां पर, ये इस कंटेनर के अंदर, यहां पर लिखा था ना @renderbody, वहीं पर चलेगा ये। आप समझ रहे हो मेरा, यानी कि जो यहां पर index.cshtml ये वाला लिखा है कि H1 क्लास डिस्प्ले फॉर वेलकम, ये सब चीजें लिखी हुई है, तो ये div कहां पर चलेगा, जैसे ही कोई बंदा /index पर जाएगा, तो ये वाली div जो है ना,
ये रेंडर हो जाएगी कहां पर, ये रेंडर हो जाएगी इधर मेन के बीच में। ओके, इसका मतलब जब भी आप किसी दूसरे राउट पे जाओगे तो फिर उसी का कोड यहां पर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि फिर वही HTML रेंडर कहां पर होगी, इस div कंटेनर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल यहां पर अभी फिलहाल ऐसे हो गया। नाउ जरा हम चेक करें क्या कोई और फाइल भी हमारे पास है। हाँ एग्जैक्टली, वी आर हैविंग अनदर फाइल दैट इज प्राइवेसी। अगर मैं प्राइवेसी में जाऊं, अब देखो प्राइवेसी में क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेसी में ये लिखा है कि दैट व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू प्राइवेसी पॉलिसी। इसका मतलब जैसे ही मैं फ्रंट एंड में यहां पर इंडेक्स के बदले क्या लिखूं, प्राइवेसी, ठीक है। देखो प्राइवेसी यहां पर है पहले से, जैसे ही मैं प्राइवेसी पे जाता हूं तो सबसे पहले देखो आप टाइटल क्या हो जाता है, टाइटल हो जाता है प्राइवेसी पॉलिसी वेब एप्लीकेशन 1। ये कैसे मुमकिन है, ये मुमकिन है क्योंकि मैंने इसमें पहली चीज क्या कर दी, मैंने इसको बोला कि ये पेज है, ये व्यू है, बाद में इसका अपना मॉडल है प्राइवेसी मॉडल, वो कहां पर है मैं इसके बाद बताऊंगा कि वो कहां पर होते हैं वो मॉडल्स। उसके बाद हमने लिखा @ व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू प्राइवेसी पॉलिसी। इसका मतलब जैसे ही आप प्राइवेसी राउट पर जाओगे तो ये वाली फाइल रेंडर होगी, और ये व्यू टाइटल इज इक्वल टू प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से वो वाला व्यू डेटा टाइटल जो लेआउट में है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी वेब एप्लीकेशन 1। ठीक है, आ गई बात समझ में। और दूसरी चीज अब H1 में क्या लिखा है, अब H1 में अगर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है व्यू डेटा टाइटल, है ना, व्यू डेटा टाइटल, यानी कि जो व्यू डेटा टाइटल है वही यहां पर भी है। अब व्यू डेटा टाइटल प्राइवेसी पॉलिसी के बराबर है, तो H1 में क्या लिख के आएगा, H1 में प्राइवेसी पॉलिसी लिख के आएगा। और फिर लिखा है यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी, तो यही तो लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, और लिखा है यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जितना भी ये H1 और पैराग्राफ में जो भी है ये कहां पर एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ वहीं पे जहां पर रेंडर बॉडी था, जहां पर वो डिव और डिव के बीच में जो कंटेनर डिव है आपका, जो असल में लेआउट में है, ये भी वहीं पे रेंडर हुआ। तो बात समझ में आ गई आपको यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। अब जरा आप यहां पर देखें, हर किसी फाइल, क्योंकि एक फाइल को आप तभी बोल सकते हो कि दैट इट्स अ रेजर HTML, मतलब हम इसको रेजर पेज तब बोलते हैं। चलो ये तो हो गया रेजर HTML, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजर HTML। जब भी आपको कोई वेरिएबल लिखना होगा तो आप @ सामने लिख लेते हो। तो H1 में मैंने लिखा @ व्यू डेटा टाइटल, तो इसने वहां पर प्राइवेसी पॉलिसी छाप दिया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसका बैकएंड कहां पर लिखोगे, चलो देखते हैं बैकएंड कहां पर लिखते हैं। तो index.cs HTML में यू चेक, इसमें इसकी अपनी एक फाइल है बाइंडेड, हर किसी फाइल के साथ अपनी फाइल एक बाइंडेड है। जैसे कि index.cs HTML के साथ इसकी बाइंडेड जो फाइल है वो क्या है, index.cs HTML.cs, उसका एक्सटेंशन CS है, तो ये इसकी CS फाइल हो गई। और इंडेक्स मॉडल जिसकी बात हम वहां पर कर रहे थे कि दैट index.cs HTML में लिखा था ना यहाँ पर इंडेक्स मॉडल @index मॉडल, देखो वो कहां पर है, वो ये है इंडेक्स मॉडल। और इंडेक्स मॉडल को यहां पर इनहेरिटेंस किसके साथ है, पेज मॉडल के साथ। नाउ यू कैन डू वन थिंग, दिस लॉगर वॉगर जो है यहां पर है, इसको आप पूरा ही हटा दो, ठीक है। इसको आप यूज अगर नहीं करना चाहते तो मत करो यूज, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल टोटली यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये हुआ क्या है यहां पर मैं आपको फिर भी समझा दूं, यहां पर इसने पब्लिक क्लास बना दी इंडेक्स मॉडल, उसको इनहेरिटेंस दे दी पेज मॉडल के साथ, उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाया इंडेक्स मॉडल, ठीक है। और उसमें ये iLogger, अब iLogger एक इंटरफेस क्लास होगा, और iLogger किस पे यूज कर रहा है, इंडेक्स मॉडल पर, उसका लोकल नाम क्या रख रहा है, ये लॉगर। फिर ये बोल रहा है कि दैट दिस डॉट लॉगर एंड लॉगर इक्वल टू है। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके में भी लिख सकते हो, जैसे क्विक फिक्स में हमें यहां पर बोलता है कि आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज करो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इंडेक्स मॉडल iLogger, यानी कि लॉगर की इनहेरिटेंस किसके साथ है, iLogger के साथ, विद रेस्पेक्ट टू इंडेक्स मॉडल। तो iLogger एक इंटरफेस क्लास है जो कि असल में यूज होता है एरर शो करने के लिए। तो ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। नाउ चेक, देखो अगर आप इसको हटा दोगे, मान लो इसको मैंने पूरा ही हटा दिया, तो ये फिर भी चलेगा, ठीक है। ये वाली सर्विस जो है ना, ये फिलहाल मैंने पहले ही कहा था कि ये लॉगर जो है ना, ये एरर लॉग करने के लिए होता है, यूज करते हैं हम। तो वैसे आप इसको चाहो तो पूरा ही हटा सकते हो। आप देखो यहां पर क्या लिखा है, पब्लिक वाइड ऑन गेट, ऑन गेट, यानी कि जब भी आप इस पेज पर, किस पेज पर, index.cs HTML पर, जब भी आप कोई गेट रिक्वेस्ट भेजोगे, कहां से, index.cs HTML से, वो गेट रिक्वेस्ट यहां पर एग्जीक्यूट होगी और आप यहां पर उसका कोड लिख सकते हो। देखो किसी भी पेज से दो ही रिक्वेस्ट्स हो सकती है, या तो फॉर एग्जांपल एक गेट रिक्वेस्ट होगी या तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी।
तो किसी भी पेज से, क्योंकि देखो ये क्या करता है, index.cshtml किसके साथ बाइंडेड है, index.cshtml.cs के साथ। तो ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया। आप ऐसा समझो, मोटा मोटा मैंने आपको सीधे बता दिया कि दैट ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है वहीं पे, और इनमें बाइंडिंग पहले से है, मतलब इनको बाइंडिंग पहले से है। और इसको बाइंडिंग किसने कराई, इसमें आप मिडलवेयर का यूज कर रहे थे ना, मैपरेजर पेजेस। मैपरेजर पेजेस ही वो मिडलवेयर है जिससे CSHTML और CS के बीच में बाइंडिंग हो जाती है। तो index.CSHTML को बाइंडिंग होगी किसके साथ, index.CSHTML.CS के साथ। और यहां पर फिलहाल अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, यू कैन चेक। अब यहीं पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट क्रिएट अ पब्लिक, ठीक है, आप एक मेथड क्रिएट कर सकते हो पब्लिक वाइड, ठीक है, और आप ऑन पोस्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, देखो जैसे ऑन गेट था वैसे आप क्या बना सकते हो, ऑन पोस्ट। यू कैन क्रिएट ऑन पोस्ट और उसको ऐसे कॉल कर दो तो ये चल जाएगा। तो आपने दो मेथड्स बनाए, यानी कि इस पेज पर जितने भी गेट मेथड्स होंगे वो भी यहीं पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसी पेज पर कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो भी आप यहीं पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। आया समझ, बात में आ गई समझ। मतलब ये आप अब यहां पर देखो कि क्या ये सबके साथ है, हाँ एग्जैक्टली। देखो index.cshtml वी हैव अनदर फाइल हियर privacy.cshtml, इसका भी अपना CS फाइल है, और वहां पर भी सेम टू सेम यही किया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट इसका कुछ बॉयलर प्लेट कोड है, इसके साथ मतलब आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही आपको लगता है कि दैट प्राइवेसी पेज पर कोई है, जैसे मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, चलो वी विल बी क्रिएटिंग अनदर पेज, हाँ हम एक और पेज क्रिएट यहाँ पर करेंगे तो देखेंगे कैसे काम करता है। बाकी मैंने किसी के साथ अभी छेड़ा नहीं, कुछ भी नहीं मैंने किया। तो आप देखो पेजेस में जाओ, पेजेस में यू जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। आप न्यू फाइल जाओ, यहां पर आप ढूंढो रेजर को। अब यहां पर है रेजर पेज, रेजर व्यू, आपको रेजर पेज बनाना है, ठीक है। तो आप रेजर पेज, जरा इसका नाम मैं रखूं लॉगिन, ठीक है, .cshtml। तो मैंने क्या नाम रखा इसका, login.cshtml। तो यहां पर एक पेज क्रिएट हो गया होना चाहिए, देखो भाई login.cshtml, यहां पर एक पेज क्रिएट हो गया। नाउ दिस इज अ रेजर पेज। अगर आप देखोगे ये क्या है, ये रेजर पेज है ना। तो अभी अगर आप देखोगे इसकी अपनी CS फाइल है ना, आप देख रहे हो यहां पर, देखो इसकी अपनी .cs फाइल है। तो मैंने तो की थी login.cshtml, इसने क्यों खुद से अपनी CS फाइल भी बना ली, बिकॉज मैंने एक रेजर पेज क्रिएट किया था, और जो रेजर पेज होता है ना वो हमेशा दो फाइल्स का पैकेज होता है। रेजर पेज जो होता है ना, रेजर पेज, एक होता है रेजर व्यू, दूसरा होता है रेजर मतलब सीधी मॉडल क्लास .cs फाइल, ठीक है। तो रेजर पेज, व्यू और CS फाइल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे ही मैंने यहां पर login.cshtml फाइल बनाई थी तो उसके साथ उसकी अपनी CS फाइल भी रेडी हो गई। जरा आप देखो इस लॉगिन में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, इसमें लिखा है बॉयलर प्लेट कोड @पेज, चलो सही है। @मॉडल, इसका मॉडल कौन है, बोलता है कि इसका मॉडल है वेब एप्लीकेशन 1.pages.login मॉडल। इसने इसका एब्सोल्यूट पाथ बता दिया कि दैट इसका खुद का मॉडल कहां पर है। इसका मतलब हर किसी पेज का अपना मॉडल भी है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हर किसी पेज का अपना बैकएंड होगा तो ऑब्वियसली उसकी मॉडल क्लास ही तो उसका बैकएंड है ना। तो यहां पर लॉगिन मॉडल है, और चेक करो दिस इज द लॉगिन मॉडल। लॉगिन मॉडल इसकी भी इनहेरिटेंस किसके साथ है, पेज मॉडल के साथ, ठीक है। पब्लिक क्लास लॉगिन मॉडल, पेज मॉडल, और यहां पर एक मेथड लिखा है पब्लिक वाइड ऑन गेट, ठीक है। अब गेट मेथड, अब लॉगिन के लिए गेट मेथड का यूज तो नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, हम पोस्ट का करते हैं, और वो पोस्ट कुछ ना कुछ तो रिटर्न करनी चाहिए। तो आप यहां पर बना लो आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट ऑन पोस्ट, वो अब इसमें करना है, यानी कि बैकएंड। मगर एक चीज है, मुझे एक चीज यहां पर जो मतलब ठीक, मतलब आप देखो यहां पर एक चीज बहुत मतलब आसान होगी आपके लिए यहां पर, वो ये है कि दैट आपको फ्रंट एंड अलग से नहीं लिखना है ना, फ्रंट एंड से API कॉल नहीं करनी है, क्योंकि इसका फ्रंट एंड पहले से ही बाइंडेड है बैक एंड के साथ। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर कि दैट इनकेस अगर कल को बैक एंड बैठा तो फ्रंट एंड भी बैठ जाएगा। और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दैट इनकेस यू आर हैविंग ए सिंपल इश्यू इन योर सर्वर कोड, तो वहां पर क्लाइंट साइड जो फ्रंट एंड कोड है वो भी बैठ जाता था। और इसमें एक और चीज आप देखें यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज द सर्वर साइड रेंडरिंग। क्या बोलते हैं इसको, हम जब HTML को ब्राउजर पे रेंडर करते हैं, HTML को जब आप ब्राउजर पे रेंडर करते हो तो हम दो तरह से रेंडर करते हैं। अलबत्ता और भी वो तरीके हैं, लेकिन मैं दो तरीका बता रहा हूं जो ब्रॉडली यूज होते हैं, दो तरीके। तो पहला तरीका है सर्वर साइड रेंडरिंग,
जो कि अभी आपके पास एग्जांपल खड़ी हुई है। दूसरा होता है हम डायनेमिकली एचटीएमएल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जैसे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट कहां पर किया? जेएस कोड में। वो तो स्क्रिप्ट है, इसका मतलब वो पहले से वो डिव नहीं होता, वो जेसन जब जावास्क्रिप्ट कोड जब एग्जीक्यूट होता है तब आता है। जैसे कि अभी आपने देखा मैं वहां पर क्या कर रहा था, जैसे ही मैं ऑन चेंज पे क्लिक कर रहा था, जैसे ही मैं इनपुट में कोई इमेज सिलेक्ट कर रहा था तो इमेज सिलेक्ट हो रही थी। उससे पहले था वो इमेज वहां पे नहीं, वो बाद में आया। तो वो इमेज आप क्रिएट करते हो बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, दैट्स कॉल्ड एज द डायनेमिक एचटीएमएल, एंड द डायनेमिक एचटीएमएल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। तो डायनेमिक एचटीएमएल को हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। लेकिन यहां पर जितनी भी एचटीएमएल है ना, ये पहले से ही लिखी हुई है। अब इसके कुछ फायदे हैं। नाउ यू कैन गो टू द फॉर एग्जांपल गूगल, आप गूगल से पूछ सकते हो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसएसआर एंड सीएसआर। आप इसको पूछ सकते हो कि सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग वर्सेस, यही जो आप देख रहे हो, सर्वर साइड रेंडरिंग वर्सेस क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो अगर आप इसके ऊपर वर्सेस मोड चला लो आपस में, तो इनको भिड़ा लो आपस में, तो आप चेक कर सकते हो कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या डिफरेंस है। नाउ मैं आपको इस तरह से मोटा मोटा बोल देता हूं कि दैट ये जो हमारा सर्वर है अभी, ठीक है, यहां पर जो ये HTML है ना, ये login.cs HTML, या चलो यहां पर हम फॉर एग्जांपल index.cs HTML ओपन करते हैं। दिस इज नॉट HTML, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज CS HTML। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट होना है एक्चुअल HTML में, क्योंकि ब्राउजर को तो एक्चुअल HTML ही समझ में आएगी ना, ब्राउजर को मत CS HTML समझ में आएगी। तो पहले आप ये समझ लो कि दैट दिस इज CS HTML, ये इनका अपना सिंटेक्स है, ये इनका अपना एक्सटेंशन है C# वालों का, जो उन्होंने खुद से बनाया हुआ है। इसमें कुछ एडिड फंक्शनैलिटीज हैं, लाइक यू कैन जस्ट पास दिस @ के बाद वेरिएबल बना लो, आप इफ कंडीशन लिख सकते हो उसके अंदर, आप इसमें फॉर ईच लूप चला सकते हो सीधे HTML के अंदर, ठीक है। तो इसमें HTML के अंदर फॉर ईच लूप भी चलता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। आपको लिखना है @ कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में जो भी लिखोगे वो क्या है, वो C# कोड है। आप वेरिएबल्स बना लो यहीं पे, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कोड पहले मतलब यहां पर जब ये बिल्ड होता है, जब ये रन होता है ये कोड, तो आप देखते हो कि दैट दिस CS HTML एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल HTML। बाद में ये रेंडर कहां पर होता है, ब्राउजर पर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, सारी हेवी लिफ्टिंग कौन करता है, मतलब सारा काम कौन करता है, यही सर्वर। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सर्वर साइड रेंडरिंग, बिकॉज सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी सर्वर साइड रेंडरिंग, और भी बहुत है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये समझ लो पहले कि दैट सर्वर साइड रेंडरिंग यानी कि जब रेंडरिंग का काम कौन करे, जब HTML रेंडरिंग का मतलब होता है क्रिएट कर, मतलब जैसे कि ये HTML divs जो है या HTML H1s जो है, पैराग्राफ्स हैं, इनको क्रिएट करना, इनको शो करना, इनको डिस्प्ले करना। तो इनको ये हैवी लिफ्टिंग का काम यहां पर किसने किया, सर्वर ने किया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सर्वर साइड रेंडरिंग। लेकिन वहां पर जो आपने परसों किया था, जहां पर आप क्रिएट एलिमेंट कर रहे थे, वो क्रिएट एलिमेंट किसने किया था, वो तो जावास्क्रिप्ट ने किया था। इसीलिए दैट्स कॉल्ड एज अ क्लाइंट साइड या रेंडरिंग, क्योंकि उसको रेंडर किसने किया था, वहां पर काम किसने किया था, वहां पर क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ने काम किया था। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट साइड। इनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनके अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं। लाइक जैसे कि इसमें देखो, ये पहले से रेंडर हो चुका है, बाद में रेंडर होके जाता है ब्राउजर के पास, तो ब्राउजर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कोई भी अगर छोटा फोन होगा या कोई छोटा सा डेस्कटॉप होगा जिसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी हेवी नहीं है, तो उस पर ये वेबसाइट अच्छी चलेगी। क्यों, रीजन इज क्योंकि रेंडर हो के आया है ना, उसके ब्राउजर को कुछ काम करना नहीं, उसके ब्राउजर को तो सिर्फ डिस्प्ले करना है, दिखाना है खाली। रेंडरिंग का काम तो सर्वर ने कर लिया, और सर्वर तो होता है मतलब कहीं दूर, कहीं एक जगह पर, वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आप क्लाउड पे रखते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि दैट सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो आप कह सकते हो कि जो पुराना हार्डवेयर है या जो छोटे मोबाइल फोन्स हैं उन पे, या जिनकी रैम कम है, उस पर ये वेबसाइट्स अच्छी चलती हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि दैट इनके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट होती है, क्योंकि इनका कोड जो है ना, वो क्या होता है, इनका कोड डायरेक्टली आप सोर्स में चेक कर सकते हो। अगर आप जाओ अभी प्राइवेसी पॉलिसी में जाओ, यू कैन गो टू द पेज सोर्स एंड आप इसका पेज सोर्स चेक कर सकते हो। देखो आपका पूरा का पूरा नैबार का कोड अवेलेबल है, और आप देखो उस कंटेनर में अभी क्या चल रहा है। उस कंटेनर में हालांकि वहां पर लिखा था @renderbody, लेकिन यहाँ पर कुछ @renderbody जैसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर सीधा H1 में क्या लिखा है, प्राइवेसी पॉलिसी, और पैराग्राफ में कुछ लिखा है।
और यानी कि सारा का सारा कोड यहीं पर है। इसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट होगी, क्योंकि सर्च इंजन की जो क्रॉलर्स होते हैं ना, जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं या किसी भी सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, वो इस वेबसाइट को अच्छी तरह से पूरी तरह से देख पाते हैं, क्योंकि ये पहले से रेंडर्ड होती है। तो और भी इसमें ऑप्शंस है, लाइक जैसे कि इसमें इनिशियल लोडिंग टाइम कम होता है, यानी कि ये वेबसाइट्स पहले बहुत जल्दी लोड हो जाती हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये लोड हो जाती है, इनिशियल लोड टाइम इनका बहुत कम होता है। तो इनके अपने प्रोज है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि दैट एवरी टाइम यू विल डू एनीथिंग, जैसे कि आप होम पर जाओ, आप प्राइवेसी पे जाओ, होम पर जाओ, तो ये पेज रिलोड होता है, ये पेज रिलोड होता है। इसका मतलब एवरी टाइम डेटा नया आना चाहिए, हमें बैकएंड से नया डेटा आना चाहिए। तो ये ऐसे ही बना हुआ है कि दैट इसमें कोई भी जो हम कहते हैं ना, वो सिंगल SSOT, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, बाकी वो चीज़ें जैसे हम फ्रंट एंड में बाकी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप एंगुलर या रिएक्ट में देखो, उसमें लोड ही नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं किसी के ऊपर क्लिक करूं, जैसे लाइक है कहीं पे, मुझे लाइक पुश करना, मैं लाइक दूंगा तो खाली लाइक वाला एलिमेंट ही वहां पर रेंडर होगा, वहां पर सिर्फ लाइक अपडेट होगा। यहां पर अगर आप किसी को लाइक दोगे, ठीक है, तो पूरा पेज ही रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस कमेंट के ऊपर लाइक कर रहा था। जैसे कि मान लो आपका वीडियो चल रहा है यहाँ पर, जैसे यूट्यूब पे वीडियो चलता है ना, तो आप ऐसा समझ लो कि यूट्यूबर्स पे वीडियो उछा, एंड जैसे ही आपने कमेंट किया, तो कमेंट करने से पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा मान लो, तो वीडियो पहले से चलेगा, है ना। तो वहां पर उस तरह की चीजें नहीं चलेगा। देखो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जितनी भी जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं जो आप अभी यूज करते हो, जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स, उनमें ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। उसमें हाई यूजर इंटरएक्टिविटी होती है। उस वक्त फेसबुक नहीं था, ठीक है, ओके। तो पहले ज़माने में अगर आप देखोगे 2006 से पहले जब फेसबुक नहीं था, या 2010 से पहले जब सोशल मीडिया इस तरह से आउटबर्स्ट, जितना अभी सोशल मीडिया आपके पास है, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मोस्टली 20 साल तक वेबसाइटें ऐसे ही बनती थी, सर्वर साइड रेंडरिंग पे ही, क्योंकि हमें करना ही नहीं था कुछ। वेबसाइट में उतनी चीज़ें होती ही नहीं थी, वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती थी, कोई ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज होते थे जिनको आप डाउनलोड करते थे। लेकिन आज तो वेबसाइट्स में आप देखते हो, यहाँ पर रील चल रही होती थी, यहाँ से कुछ और हो रहा होता है, यहाँ से कमेंट, तो एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को मतलब हैंडल करने के लिए आप मजबूर हो वहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर से रेंडर होकर नहीं जा सकता। लेकिन उनमें फिर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा HTML क्रिएट कैसे हुआ होता है, डायनेमिकली क्रिएट हुआ, तो और जो डायनेमिकली क्रिएटेड HTML होता है उसका कोई सोर्स कोड होता ही नहीं है, तो उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं चलता। लेकिन वहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम जैसी ऐप में अगर आपको कुछ चीज सर्च करनी है तो उसके अंदर जाके सर्च कर लो, उनका अपना सर्च इंजन है ना। फेसबुक का अपना सर्च है, यूट्यूब का अपना सर्च है, तो उनके ऊपर मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अलबत्ता उसमें भी अब ऐसे कुछ चीजें निकाल दी गई हैं, जैसे रिएक्ट हेलमेट नाम से एक लाइब्रेरी है, आप उसका यूज करके उस पर भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो इसका मतलब वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं, वो ज़्यादातर क्लाइंट साइड रेंडरिंग को ही यूज़ करते हैं, और वो इस तरह से सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज़ नहीं करते। लेकिन अभी आप जो है ना, अभी आपको ये सीखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपको इसको सीखना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट अस गो, इसमें बूटस्ट्रैप पहले से ही यूज़ हुआ है ना, तो ज़रा मैं यहाँ पर जाऊँ बूटस्ट्रैप के पास, तो मैं बूटस्ट्रैप के पास जाऊँ, वहाँ से एक लॉगिन फॉर्म लेके आता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ फॉर्म्स के अंदर और फॉर्म्स का ओवरव्यू चेक करते हैं, देखो मुझे कोई CSS लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। मैं बस यहाँ से एक कॉपी कर देता हूँ इसको, एंड मैं कहाँ जाऊँगा, login.cshtml में, और login.cshtml में डायरेक्टली मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब फॉर्म आ गया, ठीक है, यू कैन जस्ट सी फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई भाई, फॉर्म के अंदर वही अपना यूज़र नेम, ईमेल, ठीक है, जो कि आपको पता है। अब अगर मैं इसको सेव करूं, देखो मैंने इसको सेव कर दिया, login.cshtml को मैंने सेव कर दिया। तो अगर आप अपने इस पे जाओ एंड यहाँ पर अगर मैं लिखूं अभी /login, तो आप देखोगे ये मुझे लॉगिन पेज की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें पहले से ये कंटेनर क्लास में है, क्यों? क्योंकि ये असल में उस रेंडर बॉडी वाले उसमें है, जहाँ पर वो रेंडर बॉडी लिखा हुआ है ये वहीं पर है, उस डिव कंटेनर के अंदर।
तो मुझे सिर्फ क्या करना है, अगर मैं इसको अपने div के अंदर भी मान लो यहाँ पर रैप करूँ, वो भी अच्छा रहेगा अगर मैं इसको अपने div के अंदर रैप करूँ, और फिर उस div के ऊपर आई कैन जस्ट यूज मार्जिन और पैडिंग सो दैट कि थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि वो भी ऊपर है बहुत ज़्यादा। और इस फॉर्म के ऊपर आप ऐसे H1 भी लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट H1, और H1 में आप लिखो लॉगिन। ठीक है, तो आपने लिखा लॉगिन, यहाँ पर हो गया ऐसे। ठीक है, अभी इस div के ऊपर आप लिखो मान लो क्लास, इसमें क्लास ही होता है, और यहाँ पर आप लिखो पैडिंग टॉप, ठीक है, PT5। ठीक है, तो आपने पैडिंग टॉप 5 कर दिया, तो ये नीचे आ गया थोड़ा सा। और लॉगिन के ऊपर भी आप ऐसा ही कुछ कर लो। अब आपको पता है, देखो लॉजिक लिखने की, अब यहीं पर HTML है ना, यहीं पे इसकी रेजर जो इसका CS फाइल है ना, इसका जो बाइंडेड फाइल है CS फाइल, उसके अंदर इसका क्या लिख लो, बैकएंड लिख लो। बाकी बैकएंड कैसे लिखना है, वैसे ही लिखना है जैसे हम लिखते थे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, मैं बताऊंगा वो क्या क्या चेंजेस है। लाइक क्लास में मैं यहाँ पर पहले लिखूँ PY, चलो पैडिंग Y3, PY3, हाँ, तो PY3 मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। अब लॉगिन में आप लिख लो, पासवर्ड लिख लो, सबमिट कर लो। ऑब्वियसली सबमिट करने पर कुछ होगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आपने अभी इसका देखो, इस फॉर्म की जो मेथड है वो क्या है, इस फॉर्म की मेथड बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट मेथड होती है गेट। आपने इस फॉर्म को मेथड करना है पहले ही क्या, पोस्ट। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आप देखो इसकी इनपुट के ऊपर चेक करो, आप इनपुट को देखो, जहां पर आप ईमेल लिखते हो वहां पर आपको एक एट्रीब्यूट लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज नेम। क्या लिखना है, नेम इज इक्वल टू ईमेल, ऐसे नेम इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ये इसका मार्कर हो गया, मतलब ये चीज से इसको पता चल जाएगा बैकएंड को कि दैट ईमेल कौन से वाले इनपुट से आ रहा है। क्योंकि यहां पर कितने इनपुट है, यहां पर 2 इनपुट्स हैं, मे बी 3 इनपुट्स हैं यहां पर। हाँ, आईडी तो हम, अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी, आईडीज तो जावास्क्रिप्ट के लिए होते हैं। HTML में जो आईडीज होती हैं उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जावास्क्रिप्ट, हम उस इनपुट के ऊपर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आईडीज का कुछ नहीं है, यहां पर हम किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, नेम एट्रीब्यूट का। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसका क्या इनपुट लिखूं, इसका नेम लिखते हैं, देखो नेम एट्रीब्यूट हम यहां पर लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू इसका नेम पासवर्ड। ठीक है, सही है, पासवर्ड। अब इतना ही लिखने से जब आप कल को इसका मेथड देखो, फॉर्म का मेथड वैसे भी गेट होता है, मैं इसका फॉर्म का मेथड क्या रखूंगा, पोस्ट। मैंने फॉर्म का मेथड पोस्ट रखा। ठीक है ना, इसको सेव करते हैं। देखो जब आप इस बटन पे सबमिट करोगे, व्हाट इज द बटन टाइप, सबमिट, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी क्योंकि मेथड पोस्ट है, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो हमने कोई राउट तो नहीं दिया था, हमने कुछ भी नहीं दिया है, हमने बस यहां पर लिखा है मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और यहां पर सबमिट कर दिया। जैसे आप सबमिट कर दोगे, ये यहां से ईमेल उठ के और पासवर्ड उठ के किसके पास चला जाएगा, इसकी बैकएंड वाली फाइल के पास, विदाउट डूइंग एनीथिंग। नाउ दिस इज द पावर ऑफ CS/HTML। आप वरना क्या करते थे, जब आप कोड लिखते थे, आप पहले लिखते थे document.get element में आईडी, फिर ईमेल, है ना, फिर ईमेल वाली आईडी को गेट करके उससे वैल्यू निकाल के फिर फॉर्म डेटा बना के फिर फेच का इस्तेमाल करते थे। तो वो जो है ना, वो एक डिफरेंट स्टाइल है, वो उसको हम बोलते हैं API कॉल करना, API कंज्यूम करना। वो आप कहां पर करते हो, जब आपका बैकएंड स्टैंड अलोन होगा और फ्रंट एंड अलोन होगा, वो वहां पर हम करते हैं। यहां पर वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये नेम इज इक्वल टू ईमेल कर दिया, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड कर दिया, और फॉर्म का मेथड पोस्ट कर दिया। जैसे ही मैं इस सबमिट पर क्लिक करूं तो फॉर्म मेथड जो है ना, ये मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी। और किस पर जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट, अपने ही बैकएंड की, जो इसकी जो बैकएंड राउट है, इसकी बैकएंड राउट भी इसी पर चलती है। ओके, वो मान लो /login पर ही है, यानी कि पोर्ट नंबर लोकल होस्ट 5020 /login पर ही पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। तो मान लो अगर मैंने सबमिट कर लिया, तो देखो अभी कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, अलबत्ता आप देख रहे हो यहाँ पर जंप हो रहा है ना, तो इसका मतलब सबमिट बटन तो काम कर रहा है, लेकिन आप ऑब्वियसली क्योंकि इसके बैकएंड में भी कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आप लॉगिन जब करोगे तो आपके पास पहले डेटाबेस होनी चाहिए, है ना। अब देखो पब्लिक वाइड ऑन पोस्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अभी कंसोल, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मैं लिखूंगा console.writeLine। अगर कंसोल हो गया, इसका मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है ना।
आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन समथिंग, ऐसे लिखा समथिंग, और यहां पर आप ऐसे कर दो, सेव कर देते हैं। अभी देखो, जब आप बैकएंड के अंदर चेंज करोगे तब हॉट रिलोड काम नहीं करेगा, याद रखना। हॉट रिलोड ओनली वर्क्स फॉर फ्रंट एंड, फॉर डिजाइन। अगर आप CSS लिखना चाहते हो एंड आप सेव करते हो एंड आप चेक करना चाहते हो कि क्या अप्लाई हुआ कि नहीं, उस वक्त आपका जो है ना, उस वक्त आपका हॉट रिलोड काम करेगा। यहां पर तो ये मुझे सीधे बोल रहा है कि इधर आपका हॉट रिलोड बैठ गया। अब मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा ऐप को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं वहां पर रिक्वेस्ट भेजूं, सबमिट किया करूंगा मैं, तो आप देखोगे कि दैट ऑन पोस्ट में कंसोल डॉट राइट लाइन कहीं पे चलना चाहिए, किसी कंसोल में मुझे दिखाना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली दिखाएगा। अब बताओ क्या करोगे आप अपना काम करो, मैं बताऊंगा क्या करना है। आप इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले, ये तो देखेंगे हमें तो बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल आप एक काम करो। ये पता नहीं इसका राइट क्लिक भी क्यों बैठ गया, ये दिखाता क्यों नहीं है। अच्छा, ये बिल्ड हो रहा है, आई थिंक ये पूरा ही बैठ गया। ठीक है, चलो ये तो चल गया। अभी देखो आप क्या करोगे, आप वही स्कीम फॉलो करो जो मैंने आपको बताई हुई है। आप यहां पर मॉडल्स क्रिएट करो, ठीक है, आप इंटरफेसेस क्रिएट करो। वैसे इंटरफेस अगर क्रिएट नहीं भी करोगे, हम कोशिश करेंगे कि दैट हम इसको मिनिमल रखें, ठीक है, हम इसको थोड़ा हल्का रखें। इंटरफेसेस में पहले हम डिफाइन करते हैं मेथड, फिर वो बनाते हैं। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली यहां पर क्या बनाओ, मॉडल्स तो बना लिए, सर्विसेज नाम से एक फोल्डर बना लो, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो इंटरफेसेस यूज करना तो यू कैन यूज। तो सर्विसेज नाम से मैंने ऐसे बना दिया। अब यहां पर क्या करोगे कि यहां पर सर्विस बनानी है, वही वाली सर्विस जो हमारे पास है पहले से। मैं कॉपी करके ऐप सेटिंग्स में वो सारा कुछ करके program.cs में सिंगलटन करके, हाँ वो भी करेंगे, ठीक है। पहले ये काम तो करो इसका, पहले देखो इसका वर्किंग देखो कैसे है, ठीक है, आया समझ। तो सर्विसेज में सर्विसेज रहेंगी, मॉडल्स में आपके मॉडल्स होंगे, एंड इस तरह से आप जो है ना program.cs में जो है ना वो सर्विसेज इंजेक्ट करके सारा का सारा कोड हम फिर कहां पे लिखेंगे, पेजेस में जाके लॉगिन का अपना। इसका देखो, इसको कंट्रोलर नहीं है, आप समझ लो, इसके पास हर किसी फाइल का अपना कंट्रोल, आप समझ, इसमें कंट्रोलर यही है। ये जो login.cs है ना आपके पास, ये लॉगिन, यही इसका कंट्रोलर है, ओके, यही इसका कंट्रोलर है। अलबत्ता अब इसमें क्या है कि हर एक फाइल का अपना कंट्रोलर, हर एक फाइल का अपना कंट्रोलर। मॉडल्स आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने दिखा लॉगिन मॉडल, ठीक है, लॉगिन CSS/HTML। चलो भाई, ये अभी क्यों दिखा रहा है, फिर से रिस्टार्ट, मे बी सम प्रॉब्लम। ओके, इसको भी सेव कर लेते हैं। ये बंद, ये बंद, ये भी बंद। तो बताओ मुझे इसमें आपको कितना टाइम लगेगा एक फुल फ्लेज्ड ऐप बनाने में। रेजर पेजेस एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। इसमें अगर आपको एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमें 10-15 पेजेस होंगे या 5-10 पेजेस होंगे, उनका लॉगिन का बैकएंड लिखना है, रजिस्टर का बैकएंड लिखना है, और बस ये 2-4 चीजें लिखनी है, ज्यादा नहीं। तो ये आप कर सकते हो, मतलब इसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग को आज भी। जैसे इनको बनाने तो टूर एंड ट्रेवल्स वेबसाइट होती हैं, या बेसिक सी वेबसाइट होती हैं, किसी डॉक्टर, क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल, उनको क्या करना है इंटरैक्टिविटी को, है ना। हॉस्पिटल की वेबसाइट है या किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ILS की वेबसाइट, वो भी इसी फॉर्मेट पे बनी हुई है। हाँ, दुनिया की लगभग 60-70-80% वेबसाइट्स अभी भी सर्वर साइड रेंडरिंग पे चलती है। रीजन क्या है? बिकॉज ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग सिर्फ कहाँ पे चलता है, इन्हीं सोशल मीडिया वेबसाइट्स में। ये जहां पर आप ये वीडियो देखते हो, जो मतलब ना जिसमें जिसमें क्लाइंट यूजर बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत सारे यूजर कहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम। हाँ बताओ, ILS की वेबसाइट पर कितने लोग जाते होंगे? हाँ, बहुत काम। और वहां पर करेंगे भी क्या, वहां पर मतलब इंफॉर्मेशन है, वहां पर कोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वहां पर सिलेबस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। चलो DPS की अपनी वेबसाइट है, कितने लोग जाते होंगे?
और वहां पर करना क्या है, दैट इज प्योरली इंफॉर्मेशन रिलेटेड। तो मान लो अगर डीपीएस को वेबसाइट बना, आप उसको बोलोगे मैं रिएक्ट में बना के दूंगा, वो बोलेगा मुझे क्या करना है रिएक्ट में बना के, मुझे आप सर्वर साइड रेंडरिंग करो, क्योंकि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं चाहता हूं कि अगर कोई चीज सर्च करें गूगल पे तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट का नाम वहां पर आ जाए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया की आज भी मैक्सिमम वेबसाइट्स किस में बनी हुई हैं, सर्वर साइड। आप चेक कर सकते हो, आई डोंट नो एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स, लेकिन आप देख सकते हो मतलब आज भी यूज क्या होता है, आज भी सर्वर साइड। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, अब हम इसी के ऊपर काम करेंगे फिलहाल। ठीक है, आज की क्लास फिलहाल यहाँ पर क्लोज करते हैं।